अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और अगेन हैपनिंग ज़्यादा इसलिए है आजकल क्योंकि एक ख़त जो 6 जजेस ने लिखा है इसके ऊपर अभी तक भी दौड़ें लगी हुई हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। ख्वाहिश और फैसला बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इन जजेस की दादरसी के बजाय उल्टा इन्हीं को कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। और ये फैसला इसलिए नज़र आता है कि जिस तरह से हर तरफ से यलगार की गई है इन जजेस के ऊपर, टाउट सहाफ़ियों के ज़रिए, टाउट वकला तंजीमों के ज़रिए, वकला के ज़रिए, और जिस अंदाज से कोशिश की गई है कि उल्टा इन जजेस को ही कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, तो उससे अंदाज़ा यही होता है कि ताकतवर हलकों ने सोचा यही है कि उल्टा इन जजेस का ही दिमाग ठिकाने लगाया जाए। और अब एक नई लड़ाई में, एक नए फेज़ में दाखिल होते हुए देख रहे हैं हम सबको। और ये भी अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको वक्त के साथ साथ हक और सच जब खुलता है तो बहुत से मुनाफिकीन के चेहरे भी कैसे आपके सामने आ जाते हैं, जिन्होंने पर्दे डाले होते हैं अपने ऊपर और ये कहीं लुक छुप के अपनी कार्रवाइयाँ डाल रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आता है तो फिर सारी मुनाफिकत ख़त्म हो जाती है, पर्दे हट जाते हैं और पता लग जाता है कि कौन कहाँ खड़ा है। तो आपने पिछले 2-3 साल 4 साल पहले जो आइन और कानून की हुक्मरानी के भाषण सुने, जो आपने जमहूरियत के दावेदारों को देखा कि कपड़े फाड़ कर मातम कर रहे थे कि जमहूरियत बड़ी पाकिस्तान में ख़तरे में है, जो अदलिया की आज़ादी के लिए अभी चंद दिन पहले तक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर जब तनकीद हो रही थी बल्ले के निशान के बाद, तो उसके बाद जो लोग उस वक्त हमें अज़मत बता रहे थे कि जजेस के क्या अज़मत हुआ करती है, और अगर किसी ने उनके इवन फैसले पर तनकीद कर दी तो उसको FIA की JIT बुला लेगी और आपको ना सिर्फ ये गिरफ्तार कर लेगी बल्कि आपकी जान भी नहीं जल्दी छूटेगी। तो ये सारी आपको बताई जा रही थी कि इदारों की क्या रिस्पेक्ट होती है, ठीक है ना। तो अब आपके सामने वो सारे किरदार खुलकर सामने आ रहे हैं। और आज वो जिस तरह से जजेस पर हमला आवर हैं, जो कल जजेस की अजमत के गुन गा रहे थे, तो वो मुनाफकत सारी अयां हो गई है। ये कोई मुझे मतलब मुश्किल ऐसी नहीं थी समझने में पहले भी, लेकिन ये वो कहते हैं ना, अल्लाह अल हक है। तो जब सच सामने आता है तो बहुत से मुनाफिक खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। बहरहाल आज जी बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो ज़ाहिर है जजेस के ख़त के बाद 3-4 अहम डेवलपमेंट्स हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब की 3 अहम मुलाकातें, इन मुलाकातों के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनकी अपडेट आपको देंगे। आपको ये भी बताऊंगी कि मतीउल्लाह जान पर क्यों गुस्सा हुए चीफ जस्टिस साहब, और फिर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ऐसा लगता है कि कोई अहमियत नहीं दी जाती, वो फैसले जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं करना, जो तयशुदा फैसलों को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी एक मिसाल है। कुछ बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से, कुछ लोग उसमें आगे बढ़े हैं, और कुछ सियासी दर्जा हरारत की बात करेंगे कि जो ईद के बाद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ जी काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अहम मुलाकातों से। पहले तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की एक अहम मुलाकात उस वक्त हुई जब अभी जजेस का ख़त मंजर आम पर नहीं आया था, लेकिन ज़ाहिर है आइडिया हो चुका था, पता चल चुका था कि ऐसा कोई ख़त आ रहा है। और हमने देखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की एक अहम मुलाकात हुई। और मरीम नवाज़ ख़ान जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, और उनकी तरफ से ये ख़बर ब्रेक की गई कि इस मुलाकात में ख़ुद काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा साहिबा भी मौजूद थी। तो ये एक अपने आप में बड़ी हैरानकुन बात थी कि एक ऑफिशियल अगर मीटिंग 2 चीफ जस्टिस की हो रही है तो उसमें वो क्या वहाँ पर कर रही थी, मोहतरमा का क्या किरदार था उस मीटिंग में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि आमतौर पर मैंने देखा है कि उनकी इस खबर पे बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। इस खबर की जिम्मेदारी तो बहरहाल उन्हीं की है, लेकिन अगर ये खबर सच है तो मैं फिर ये सवाल पूछने में हक बजानिब हूँ कि आपको याद होगा उमर अता बंदयाल साहब की सास की एक ऑडियो लीक आई थी जिसमें वो किसी से बात कर रही थी। वो एक प्राइवेट कॉल थी, और उस कॉल के ऊपर इस कदर प्रोपेगेंडा किया गया और पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया कि उमर अता बंदयाल साहब के तो फैसले इन्फ्लुएंस्ड फैसले हैं, और जो उनकी सास मोहतरमा हैं वो उनके फैसलों पर असरअंदाज हो रही हैं, इसलिए चीफ जस्टिस साहब इमरान खान के हक में फैसले करते हैं और वो एक ईमानदार जज हैं। ये पूरा नैरेटिव बनाया गया था PMLN के हिमायती सहाफ़ियों की तरफ से, PMLN की तरफ से, और कितना उनकी सास की एक प्राइवेट कॉल को इन्होंने कितने बुरे तरीके से यूज़ किया था। और अब इस बात के ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है
कि वो तो सिर्फ एक कॉल थी मुबैना तौर पर जिस पे ये आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि चीफ जस्टिस पर वो असरअंदाज हो रही हैं। तो इस मीटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसमें मोहतरमा खुद तशरीफ़ फरमा है, अगर हैं तो, और मरीम नवाज साहिबा के वो हैं। तो बहरहाल जी, इसके ऊपर मैं इसलिए और इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि ये ख़बर मरीम नवाज़ ख़ान की है, तो वही इसको ओन कर सकती हैं कि इसमें कितनी ज़िम्मेदारी से वो ये ख़बर दे रही हैं। लेकिन बहरहाल इस खबर की तरदीद नहीं मैंने देखी कहीं। एक बात। दूसरी जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की एक अहम मुलाकात हुई, वो हुई जनाब फुल कोर्ट के इजलास में तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। इस सारी पेशरफ्त के बाद फुल कोर्ट का एक इजलास बुलाया गया। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जज साहिबान शरीक थे। ये इजलास काफ़ी देर चला और जिसमें हर पहलू पर गुफ्तगू हुई 6 जजेस के ख़त के ऊपर। इन कैमरा ये इजलास था। बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ें बाहर नहीं आ सकी, लेकिन कुछ जो चीज़ें उड़ती उड़ती सामने आई हैं उसके मुताबिक यही है कि उस इजलास में भी इवन माहौल काफ़ी गर्म रहा। जजेस बड़ा खुल के बोले और अक्सरियत जो जजेस की नज़र आई वो इस बात के ख़िलाफ़ नज़र आई कि किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए अदलिया के काम में। तो ये एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस के सामने था। लेकिन उसके बाद कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर कोई चीज़ सामने पब्लिक नहीं की गई मीडिया के। और उसके बाद बहुत से लोगों का ख़्याल ये है कि शायद इसके ऊपर एक फ़ुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, फ़ुल कोर्ट ही इस पूरे मामले को सुने और इस केस की समाअत करे। तो बिल्कुल मेरा ख़्याल है ये अगर होता है तो ये बेहतरीन होगा। फुल कोर्ट समाअत होनी चाहिए और उस समाअत को लाइव टेलीकास्ट भी होना चाहिए ताकि लोग भी, पाकिस्तान के अवाम भी देखें कि इस टेलीकास्ट में कौन किधर खड़ा था। तो मेरे ख़्याल से तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा एक फ़ैसला हो सकता है। और अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ख़ुद को इस सारे मामलात से जो पिछले 1-1.5 साल में होते रहे हैं ख़ुद को डिस्टेंस पे रखते हैं और वो ये समझते हैं कि वो इन सब का हिस्सा नहीं थे। अगरचे इन जजेस की जो ख़त है उसके मुताबिक तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को भी बताया गया, हर चीज़ उनके इल्म में थी, वो ऑन बोर्ड थे। तो अगर काजी फ़ायज़ साहब ये समझते हैं कि इसके बावजूद भी वो कहीं फ़ैसले में शामिल नहीं थे, किसी किस्म के भी ऐसे फ़ैसले में जो कि जजेस के ख़िलाफ़ हो, तो फिर मेरा ख़्याल है कि अपनी गैर जानिबदारी साबित करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि काजी फ़ायज़ साहब इस मामले के ऊपर एक बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट करवाएँ या फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं। इजलास तो खैर हो गया, मतलब फुल कोर्ट का एक पूरी हेयरिंग करें और उसके ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी करें। अगर वो साफ़ हैं तो वो भी इस मामले में साफ़ होंगे और जजेस भी इस मामले के ऊपर ख़ुद को सिक्योर फील करेंगे। और अगर इस मामले के ऊपर कोई और चीज़ सामने आती है तो तब भी उन्हीं को खराज तहसीन पेश किया जाएगा इस मामले पर। तो ये अब उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसी तरह की कमोबेश बात मतीउल्लाह जान साहब ने भी अपने वीलॉग में कही और बड़ा खुल के कही। उन्होंने 2 बातें की कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो सीधा सीधा इस्तीफ़ा ही देना चाहिए क्योंकि वो अपने जजेस के जो रिजर्वेशंस थी उनको दूर करने में नाकाम रहे, उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे, उनकी बात को आगे बढ़ाने में नाकाम रहे। तो उनको तो सीधा सीधा चाहिए कि वो खुद इस्तीफ़ा दे दें। और चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा के लिए भी उनका यही कहना था कि अब उन्हें इस मामले को किसी न किसी तरफ लगाना पड़ेगा वरना उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक पर होगी। और काफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने खुलकर बातें की और उसके बाद आज के दिन हमने देखा कि एक हियरिंग के दौरान काजी फ़ायज़ ईसा साहब मतीउल्लाह जान के ऊपर काफ़ी बरहम नज़र आए। उसकी एक वजह ये थी कि वही जो सहाफ़ियों वाला केस है उसके अंदर मतीउल्लाह जान साहब रोस्ट्रम पर आकर कुछ कहना चाहते थे लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उन्हें इजाज़त नहीं दी और ये कह के डांट पिला दी कि आपने जब वकील मुकर्रर किए हुए हैं तो वही आपके हिस्से की बात करेंगे, आपको हम इजाज़त नहीं दे सकते। तो इस पर मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि मैं ख़ुद विक्टिम हूँ और मैं अगर मेरा हक़ है कि मैं अपने हक़ की बात कर सकूँ तो आपसे मैं परमिशन सीख कर रहा हूँ। तो इस पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब बड़े बरहम हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आपके वकील वकालतनामा वापस ले लें, हम तो आपको बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। और काफ़ी तलखी थी उनकी आवाज़ में, साफ पता चल रहा था कि गुस्सा है उनके अंदर। तो मतीउल्लाह जान साहब को भी उसी किस्म के बिहेवियर का सामना करना पड़ा जो असद तूर को करना पड़ा। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो भी वो आवाज़ें जो कभी उनकी हक़ में थीं, अब वो आवाज़ें अगर उनके ख़िलाफ़ उठ रही हैं तो उन्हें वो बुरी नज़र आ रही हैं और ये हम मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों की सूरत हाल में देख रहे हैं। तो बहरहाल ये तो 2 मुलाकातों का अहवाल। तीसरी मुलाकात जो अब होने जा रही है उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। ये तीसरी मुलाकात है जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की और इसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब से उनकी मुलाकात कल 2 बजे तय पाई है। कल 2 बजे मीन्स के जुमेरात को 2 बजे, जब आप देख रहे होंगे तो अब जुमेरात ही स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके ऊपर अब इस मुलाकात में कहा जा रहा है अटॉर्नी जनरल भी मौजूद होंगे और आज़म
तारड़ साहब वज़ीर क़ानून भी मौजूद होंगे और इस मुलाकात का मकसद भी ये है कि अब इस मसले को कैसे हल करना है, इसके ऊपर उनकी गुफ्तगू होगी। अब इस बात के ऊपर जो है वो सब बहुत तनकीद भी कर रहे हैं और इस बात को इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि भाई जितनी भी एजेंसीज़ हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और जिस पे यानी 6 जजेस ने इल्ज़ामात लगाए हैं, तो वो देखा जाए तो वो तमाम इदारे या एजेंसीज़ तो ख़ुद जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके अंडर आती हैं बज़ाहिर। तो इस सूरत में आप उन्हीं के जो अंडर आते हैं उन्हीं के लोगों से आप क्यों डायरेक्टली बात करें, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और इस पे एक दूसरा क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि अगर वज़ीर आज़म ख़ुद किसी से मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो तो उसके फ़ैसले को इन्फ्लुएंस कर सकता है, चीफ़ जस्टिस के फ़ैसले को। आपको उनसे किसी किस्म की गाइडेंस लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपका कोई, अगर आप आइन और क़ानून के ऊपर बिलीव करते हैं तो जो भी आपके सामने मामला आया है उसको आप आइन और क़ानून के मुताबिक तय करें। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप वज़ीर आज़म से मिलें या किसी और से मुशावरत करें कि जी अब मुझे करना क्या है। इतनी कौन सा यानी कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर आइन और क़ानून वाज़े ना हो। तो ये सारा जो मामला है मुलाकात का, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा हो रहा है। इसके हक़ में भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि जी ठीक है, इतनी अहम नौयत का फ़ैसला है तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब अगर उनसे मुलाकात करने पहुँचे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत को हम समझते हैं और जिस तरह के हालात हम देखते रहे हैं, तो अब ये कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि अब इस मामले को संभालना कैसे है, इसके लिए दौड़ें लगी हुई हैं। कुछ मुलाकातें तो सामने हो रही हैं, कुछ मुलाकातें पसे पर्दा भी हो रही हैं और इसी तरह ये तय किया जा रहा है कि कैसे इन मामलात को अब संभालना है, क्योंकि ये रायता जो फैला है इसके छींटे सिर्फ अंदरूने मुल्क नहीं हैं बल्कि बैरूने मुल्क तक भी गए हैं और इंटरनेशनली भी ये चीज़ कवर हुई है। तो इसने पाकिस्तान की अदलिया का जो पहले ही एक इमेज बहुत ख़राब है उसके ऊपर मज़ीद उसके ताबूत में कील और ठोंक दी है। तो ये वाली जो सूरत हाल है उससे अब बचना कैसे है, निकलना कैसे है और इन जजेस का बंदोबस्त कैसे करना है, ये बड़ा ज़रूरी होगा। तो बहरहाल जी लेट्स सी कि अब किस तरफ मामला जाता है, लेकिन ये वाक़तन एक फंसा दिया है इन 6 जजेस ने एक दफ़ा फिर से पूरे सिस्टम को। अब जी आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की वक़्त क्या है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिन पहले 9 मई के मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंजूर हुई थी और उसमें बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स भी हमने देखे थे जजेस के। तो उन ज़मानतों के मुजरिमान को जब रिहा किया जाना था मुल्ज़िमान को, तो हुआ क्या कि रावलपिंडी के डीसी साहब ने 3 MPO के तहत उनको फिर गिरफ्तार कर लिया। अब ये कितना शर्मनाक फेल है। हालांकि MPO के ऑर्डर के ऊपर ऑलरेडी जस्टिस बाबर सत्तार साहब के कितने क्लियर किस्म के फैसले आ चुके हैं कि आप इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इससे पहले हम देख रहे हैं कि किस तरह उन्होंने इसके ऊपर पूरी कार्रवाई भी की है डीसी इस्लामाबाद के ऊपर, और अब रावलपिंडी के डीसी की तरफ से ये हरकत की जा रही है। तो बेशर्मी की तो कोई इंतहा है ही नहीं ना इस पूरे सिस्टम में। जितने लोग जो हैं वो मुख्तलिफ इस वक्त हमें ब्यूरोक्रेसी के नज़र आ रहे हैं, तो ये लोग अब क्या जजेस की तरह कॉम्प्रोमाइज़ हैं या इनको कोई लालच है या क्या ये खुद ही खुशामद पसंद शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। बहरहाल जी 3 MPO के तहत इनको गिरफ्तार करके फिर वही मैसेज दिया गया है कि भाई कोई किसी किस्म की नरमी या रियायत की कोई सूरत हाल नहीं है। अदालतें जाएं भाड़ में, जो मर्जी फ़ैसले करें। अगर कुछ जजेस अपने तौर पे फ़ैसले करते भी हैं तो वो नाकाबिल कबूल हैं। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। इद्दत केस में होनी थी हेयरिंग लेकिन वो नहीं हुई और अब वो कुछ दिन मज़ीद नहीं होगी, क्योंकि जो जज साहब हैं इद्दत केस का फ़ैसला करने वाले या सुनने वाले वो जनाब उम्रा पर चले गए हैं अपनी फैमिली के साथ अदायगी के लिए उम्रे की। तो अब वो वापस आएंगे तो फिर उसके बाद ही केस की समाअत आगे बढ़ सकेगी। जबकि साइफ़र केस के हवाले से मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि साइफ़र केस की देखा जाए अमलन तो तदफीन हो चुकी है, बस हर रोज़ उसके ऊपर मज़ीद मिट्टी डाली जा रही है। ऐसी मुझे तो सूरत हाल नज़र आ रही है। ये केस अब बिल्कुल फारिग हो चुका है, बिला वजह इसको अगली हेयरिंग पे लटकाया जाता है, फिर समाअत मुलतवी हो गई है। लेकिन देखा जाए तो अब इस केस में किसी तौर भी कुछ भी मुमकिन नहीं रहा, तो इसकी मुकम्मल तौर पर तदफीन हो चुकी है। और इस केस में आज के रोज़ जो अहम पॉइंट था वो ये था कि जो साइफ़र की कॉपी थी
जिसके गुम करने का इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है, जहां बहुत सारे दूसरे इल्ज़ाम हैं, तो वहां पर यह भी एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने साइफ़र की कॉपी गुम करके जो कौमी राज हैं और जो सीक्रेट किस्म की मालूमात हैं उनको स्टेक पर डाल दिया। तो उसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो सामने आई है वजारत ख़ारजा की तरफ से, जिसके मुताबिक ये जो साइफ़र की कॉपीज़ थी, जो इनका कंटेंट डिकोड करके भेजा गया था, ये सिर्फ वज़ीर आज़म को, इमरान खान को नहीं भेजा गया था, बल्कि ये मुख्तलिफ 9 जगहों पर भेजा गया था। और उसमें ऐवान सदर भी था, उसमें और भी जो महकमे और या ऑफिसेस थे वो शामिल थे। और उन्होंने इस पे इंकशाफ ये किया है इंटरेस्टिंगली कि सिर्फ और सिर्फ जो सदर साहब को कॉपी भेजी गई थी वो वापस वजारत ख़ारजा में मौसूल हुई है, बाकी और किसी जगह से भी नहीं मौसूल हुई। यानी आपने जो महज एक इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाया कि जी उसने गुम कर दिया, हालांकि उसकी भी कोई तुक नहीं बनती है, क्योंकि वज़ीर आज़म कोई अपने कागज़ खुद नहीं संभाल के रख रहा होता। ऑफ कोर्स उनका स्टाफ मौजूद होता है जो तमाम फाइल्स वगैरह को मैनेज करता है। तो ये बिल्कुल ही भोंडा किस्म का इल्ज़ाम था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इल्ज़ाम अगर आपने लगा भी लिया था तो फिर ये इल्ज़ाम तो उन बाकी 7 के करीब जो ऑफिसेज हैं उनके ऊपर भी लगता है, क्योंकि 9 कॉपीज़ में से सिर्फ एक कॉपी जो सदर साहब ने भेजी वो वापस आई, और बाकी जो वज़ीर आज़म की कॉपी थी वो वापस नहीं आई। उन पे तो चले आपने केस कर दिया, तो बाकी जो केसेस क्यों नहीं किए गए जिन्होंने कॉपीज़ वापस नहीं भेजी? क्या वहाँ पे जो कॉपीज़ थी उन्होंने नहीं सिक्योरिटी थ्रेट एक पूरा राइज कर दिया था? तो ये इस तरह की चीज़ों के साथ इन्होंने साइफ़र केस बनाया है। और मायूसी होती है इस तरह के केसेस बनाने वालों के ऊपर कि मतलब आप झूठ केसेस भी भले बनाएं, लेकिन कम से कम उसमें कुछ तो सब्सटेंस डालें कि कोई रिपोर्टिंग करने वाले को भी लगे कि यार दूसरी तरफ की भी कोई बात है, कुछ ना कुछ तो है। फिर जब इस पे रिपोर्ट करने वाले कोर्ट रिपोर्टर्स या हम जैसे एनालिस्ट कुछ उस पर अगर ये कमेंट करते हैं कि यार ये गलत केसेस हैं, झूठे हैं, तो फिर कहते हैं कि जी आप लोग बायस्ड हैं या हो जाए। भाई जब उसमें है कुछ नहीं तो फिर हम क्या उस पर करें? या तो ना कि कुछ सब्सटेंस है तो फिर आप बात करते कि यार देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो है इसमें मुश्किल है बचना, यहाँ पर ये चीज़ जो है ये लूप होल है, तो आप यूँ करके बात करें। अब अगर एक चीज़ है ही कुछ नहीं, सर ना पैर, तो फिर उसके ऊपर क्या आप जितने मर्जी कोशिश कर लें कि उसको किसी तरह भी आप बैलेंस करके व्यू दे दें। वैसे तो मैं कोशिश नहीं करती बैलेंस करने की, मुझे तो जो सही लगता है मैं उसी को सही कहती हूँ। लेकिन जो बेचारे ऐसे रिपोर्टर्स जो खुद को बेचारे बैलेंस करने की कोशिश करके न्यूट्रल साबित करने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो भी फंस जाते हैं ऐसे मौक़ों के ऊपर। तो बहरहाल जी साइफ़र केस में तो आज ये कुछ हुआ है। अब सियासी मामलात के ऊपर सिर्फ एक दो जल्दी जल्दी खबरें आपको दे दूँ कि जो पंजाब का मामला है उसमें शेर अफजल मरवत साहब की पेशन गोई एक दफ़ा फिर दुरुस्त साबित हुई है। वहाँ पर बिला मुकाबला ही सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और 2 सीटें पीटीआई को मिल चुकी हैं और बाकी जो सीटें हैं वो पीएमएलएन को मिली हैं। तो वहाँ से जो पीटीआई के लोग मेंबर मुंतखब हुए हैं उनमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और हामिद खान साहब हैं, जबकि पीएमएलएन के जो लोग मुंतखब हुए हैं उनमें 3 नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, परवेज़ रशीद साहब, नासिर भट्ट साहब और मोहसिन नकवी साहब। तो उन्होंने भी सेटलमेंट के तहत ये अपनी सीटें ले ली हैं। तो पंजाब का मामला तो इस तरीके से हल हुआ है। अब ये एक इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट है कि जी फजल रहमान साहब ने आज बड़े धुआंधार बयानात दिए और उन्होंने कहा है कि कल ईद के बाद जो है हम अब जा रहे हैं तहरीक के लिए और ज़िमनी इलेक्शन का भी हम हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन इसी इलेक्शन कमीशन के तहत हो रहा है जो पहले ही एक गैर मुनसिफाना किस्म के इलेक्शन जिसने कराए हैं और उसके ऊपर हमें पहले ही एतमाद नहीं, तो हम उसी के तहत दूसरे बाई इलेक्शंस जो हैं उसकी तरफ नहीं जाएंगे, उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो उससे तो वो बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में अगर बाकी पार्टीज़ के साथ भी बात करनी पड़ी तो हम बिल्कुल कर लेंगे। और इसी तरह पीटीआई की तरफ से भी आज इसी किस्म का स्टेटमेंट आया है। बस पीटीआई का जो एक एग्रेशन देखा जाता था इमरान खान के बाहर होते हुए वो ज़ाहिर नज़र नहीं आता, तो उन पर तनकीद भी हो रही है कि इतने बड़े बड़े स्कैम्स और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसको उस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग में इस्तेमाल नहीं किया गया जिस तरह से किया जाता रहा है पीटीआई की तरफ से। और इमरान खान साहब हों तो फिर वो कितना एग्रेसिवली चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब आप 6 जजेस के मामले पर देख लें कि पीटीआई की आदत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़ा ली है और कोई उस तरीके से उनकी तरफ से इस चीज़ के लिए वकला को मोबिलाइज़ नहीं किया गया अभी तक, ना कोई मीडिया के ऊपर हमें उस तरह लगे कि भाई मीडिया को बहुत को इंगेज कर लिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट कर दिया आपने और जान छुड़ा ली। तो इस पर बड़ी तनकीद हो रही है और अब धांधली के ऊपर भी उनका इसी तरह ही है कि अच्छा भाई
हम ज़रा आराम कर रहे हैं, अभी रोज़े वोज़े रख रहे हैं, तो फिर ईद के बाद देखेंगे कि धांधली का क्या करना है। तो इस पर मुझे याद आ रहा था कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई थी तो उस वक्त भी रमज़ान था और इमरान खान साहब ने कोई आराम नहीं किया। पिछले 2 रमज़ान हमने ऐसे ही देखे हैं कि जिसमें मुसलसल एक एक्टिविटी रही है और इवन रमज़ानों के अंदर भी जलसे जुलूस भी करने पड़े तो इमरान खान साहब ने किए और लोग भी पूरी तरह रिस्पांस देने के लिए बाहर निकले हैं। तो ये पीटीआई की क़यादत जो है वो पहले इंतज़ार करेगी कि रमज़ान आ गया, फिर मेरा ख्याल है ये इंतज़ार करेंगे कि अब गर्मी शुरू हो गई तो गर्मियों के बाद देख लेंगे। फिर उसके बाद वो सोचेंगे कि अब बरसात है, बरसात में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है और फिर सर्दी की आमद होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे हिसाब किताब ही करते रहेंगे और फिर फ़िलहाल एक कॉम्प्रोमाइज़्ड सिचुएशन जो है वो इनके लिए रहेगी और फिर वो जो हावी होते हैं वो फिर आपके ऊपर हावी होते चले जाते हैं। अब अल्लाह की तरफ से कोई बीच में सिस्टम के मदद आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन इनके वाला जो एक मामला है वो समझ नहीं आ रहा और ये बहुत सीरियस किस्म की अब बातें हो रही हैं कि जो सियासी क़यादत है वो इमरान खान साहब से मिल नहीं पा रही, जिसकी वजह से जो सियासी फ़ैसले उनमें खला नज़र आता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।